नेपाल की नई गवर्नमेंट एंटी इंडिया है, मतलब काफी ज्यादा एंटी इंडिया है। इससे पहले वाले भी थे लेकिन ये थोड़े ज्यादा है। नया पीएम पुराने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा के बैठा था, इंडियंस को ट्वीट करके गाली बकता था। बॉर्डर पे 63 रुपए से ज्यादा की चीजों पे कस्टम ड्यूटी लगा दी है और बॉर्डर पे आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लाउड स्पीकर लेके खड़े हैं और लोगों से चिप्स के पैकेट पे कस्टम ड्यूटी मांग रहे हैं। इस सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को ब्लॉक करने की बात कर दी है। पिछले कुछ दिनों से इस नई सरकार के बड़े गुणगान सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि पीएम रैपर है, होम मिनिस्टर डीजे है, जेनजी की सरकार है, इन्होंने अपना इंटरिम पीएम भी डिस्कॉर्ड से चूज कर लिया था, इनका पीएम सड़कों पे जाता है, ऑफिसर से नायक मूवी के अनिल कपूर की जैसे लड़ता है, एक्स पीएम को अरेस्ट करवा दिया और वीआईपी कल्चर खत्म करने की बातें कर रहा है। लेकिन इस पीआर कैंपेन के पीछे का असली सच ये है कि जिस यूथ प्रोटेस्ट से निकल के सरकार बनी है उसी यूथ की कैंपस पॉलिटिक्स को ये बैन कर रहे हैं। और इस नई सरकार को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और नेपाल में ऑलरेडी लोग इनके अगेंस्ट सड़कों पे उतरने लगे हैं। और इसी बीच करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट से निकली सरकार के होम मिनिस्टर ने 26 दिन के अंदर करप्शन के चार्जेस के चलते रिजाइन कर दिया है। तो सवाल यह है कि नेपाल में आखिर चल क्या रहा है, और इससे भी जरूरी सवाल यह कि नेपाल की नई गवर्नमेंट इतनी एंटी इंडिया क्यों है, और अगर ये एंटी इंडिया है तो अपने देश में जो लोग इनके गुणगान करने में बिजी हैं वो आपसे ये वाली साइड छिपा क्यों रहे हैं। आइए देखते हैं। नेपाल में पिछले काफी सालों से इतनी सारी सरकारें आई हैं और गई हैं कि लोग काउंट भूल चुके हैं। कोएलिशन पॉलिटिक्स हुई है, कई पीएम बदले, पर सिस्टम वैसे का वैसा ही रहता है। और इन सब के बाद हुआ वहां पे जेनजी रेवोल्यूशन और इसके बाद तख्ता पलट दिया गया। सितंबर 2025 में हुए इन प्रोटेस्ट में 76 लोगों की जान गई। इसी प्रोटेस्ट से निकली जेनजी लीडर्स वाली राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, जिसने इलेक्शन होने पर 275 में से 182 सीटें जीत ली, जो 1959 के बाद से नेपाल की सबसे बड़ी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी है। 35 साल के बालेन शाह यहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओथ के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक 100 पॉइंट गवर्नेंस रिफॉर्म एजेंडा अनाउंस कर दिया गया। हर पॉइंट के साथ एक डेडलाइन, जिम्मेदार ऑफिसर का नाम और एक पब्लिक ट्रैकिंग वेबसाइट लॉन्च हुई जहां कोई भी सिटीजन जाके देख सकता था कि कितने पॉइंट अभी तक पूरे हुए हैं। नेपाल जैसे देश में जहां पर गवर्नमेंट में आज तक अकाउंटेबिलिटी का नाम तक नहीं था, ये सब देख के लोग बड़े खुश हो रहे थे। नई सरकार बनते ही फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओली को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इनके पीएम रहते हुए जेनजी प्रोटेस्ट में 76 लोगों की जान गई थी। फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अर्जू राणा देउबा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। दोनों अभी नेपाल छोड़ के भाग चुके हैं और इंटरपोल रेड नोटिस की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। दो फॉर्मर पीएम और एक्स फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर लीगल एक्शन का सामना कर रहे हैं। नेपाल की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। फेडरल मिनिस्ट्रीज को 24 से घटा के 17 कर दिया गया है। वीआईपी कॉन्वॉयज के लिए ट्रैफिक रोकना अब इलीगल हो चुका है, मतलब कोई भी मिनिस्टर कहीं भी जा रहा हो उसके लिए रोड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। क्लास 5 तक कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10% बेड्स फ्री में गरीबों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। सैलरी हर 30 दिन की जगह हर 15 दिन में दी जाएगी ताकि इकोनॉमी में कैश फ्लो बना रहे। अब ये सारी बातें नेपाल वालों के लिए बढ़िया हैं, हम लोग भी इससे कुछ बातें सीख सकते हैं। लेकिन इन सब की आड़ में नेपाल सरकार का एंटी इंडिया एजेंडा अक्सर छिप जाता है और वो एज अ भारतीय मेरे लिए ज्यादा कंसर्निंग है। कोई भी देश की सरकार हो, मैं सिर्फ उसको भारत की नजर से देखता हूं। जो नेपाल के लोगों के लिए अच्छा हो सकता है वो जरूरी नहीं कि भारत के लिए भी अच्छा हो, और भारत के लोगों को भी अपने नेबरिंग कंट्रीज की नई गवर्नमेंट को अपने नजरिए से देखना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ इंस्टाग्राम की वायरल क्लिप की नजर से नहीं देखना चाहिए। नेपाल और भारत का रिश्ता हमेशा से थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो रहा है। हमारे बॉर्डर्स ओपन है, नेपाल की इकोनॉमी भारत पर डिपेंड करती है, फ्यूल से लेकर ट्रेड तक सब कुछ भारत के थ्रू जाता है, और ऐसे कई सारे बॉर्डर्स के एरिया हैं जहां पर इकोनॉमी नेपाली कस्टमर्स के भरोसे चलती है। लोगों की फैमिलीज हैं, क्रॉस बॉर्डर शादियां हुई हैं। दोनों देशों के बीच आप कह सकते हो कि रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन साथ ही नेपाल में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी चलता रहा है, जिसको वहां के नेता हवा दे देके उसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाते रहते हैं। केपी शर्मा ओली ने 2020 में एक नया नेपाली मैप जारी किया था जिसमें कई सारी भारतीय टेरिटरीज को इन्होंने नेपाल के अंदर दिखाया था और उसके दम पे खूब वोट खींचे थे। यही काम नए पीएम बालेन शाह ने भी किया है। बालेन शाह ने खुद कर्नाटका के कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है, लेकिन जब ये काठमांडू के मेयर बने तो तुरंत एंटी इंडिया बातें करने लगे। इन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया था जिसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के बहुत सारे एरियाज को इन्होंने नेपाल में दिखा दिया था। 2023 में जब आदि पुरुष मूवी आई तो उसमें सीता जी को भारत की बेटी कहा गया था। तो बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर रहते हुए वहां पर सारी भारतीय मूवीज की स्क्रीनिंग को बैन करने की धमकी दी थी। फिर एक स्टेटमेंट देके बोला था कि बॉलीवुड में पाकिस्तान को हमेशा गलत और वाला देश दिखाया जाता है, जिससे नेपाल और श्रीलंका के लोग पाकिस्तान जाने से डरते हैं और इस चीज को हमें अपोज करना चाहिए। बाद में नेपाल के पटन हाईकोर्ट ने इस बैन को इलीगल बता के हटा दिया था। फिर 2025 में बालेन शाह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फक इंडिया लिखा था। इसको थोड़ी देर में डिलीट तो कर दिया, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा और इन सब से पता चलता है कि
कि बालेन शाह के भारत को लेकर क्या थॉट्स हैं। अब आप कह सकते हो कि वो पीएम बन गए हैं तो अब शायद ऐसा नहीं होगा। पीएम मोदी ने भी सबसे पहले पीएम बनने के लिए इन्हें कांग्रेचुलेट किया था। बालेन शाह ने भी हिस्टोरिक टाइज डीपन करने की बात करी थी। ऑब्जर्वर्स ने लिखा था कि ये रीसेट की एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक नेता की आइडियोलॉजी उसके वर्ड से नहीं बल्कि उसके एक्शन से पता चलती है। और बालेन शाह ने अपने पीएम बनने के सिर्फ 1 महीने के कार्यकाल में ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे भारत को सीधा अफेक्ट होता है। अभी जैसे नेपाल की गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटीज के रूल्स को एनफोर्स कर रही है और कैलाश मानसरोवर यात्रा को ब्लॉक करने की बात कर रही है, जिससे लगता तो नहीं है कि यहां पर किसी भी तरह की रीसेट की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। जैसा कि हर देश में होता है, नेपाल के अंदर भी एक रूल है कि बाहर के देशों से आए हुए सामान पे कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है। भारत के साथ उनका यह रूल है कि भारत से 63 रुपए का कोई सामान जाएगा उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। मतलब कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पे भी ये टैक्स लग सकता है। और ये रूल कोई नया नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी किसी ने एनफोर्स नहीं करा। इन लोगों ने अचानक से इसको एनफोर्स करना शुरू कर दिया बिना किसी वार्निंग के। आर्म्ड पुलिस फोर्सेस 1 दिन के नोटिस के बाद लाउड स्पीकर पे अनाउंस करने लगे और लोगों की चेकिंग और फ्रिस्किंग करना इन्होंने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के साथ इनकी लड़ाइयां होने लगी। भारतीय सामान पर आइटम्स के हिसाब से जैसे दवाइयां, कपड़े, ग्रोसरी, इन सब पे 5% से लेकर 80% तक की कस्टम ड्यूटी है। सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं जिसमें कस्टम ऑफिसर्स लोगों को 1 दर्जन केले तक नहीं ले जाने दे रहे हैं। एक नेपाली औरत ने रिपोर्टर्स को बताया कि हम गरीब लोग हैं, हम बॉर्डर के पार भारत से इसलिए सामान लाते हैं क्योंकि वहां पे सस्ता मिलता है। अगर 63 रुपए के सामान पे टैक्स लगेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। इस एनफोर्समेंट के अगेंस्ट मधेश प्रोविंस में प्रोटेस्ट होने लगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बालेन शाह खुद इस रीजन से आते हैं और खुद को मधेश का बेटा बोलते हैं। आयरनी यह है कि इन कस्टम्स रूल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी रीजन में हो रहा है। और ये सिर्फ नेपाली साइड की प्रॉब्लम नहीं है, सनौली और नौतनवा जैसे भारतीय बॉर्डर टाउन्स में भी फुटफॉल प्रैक्टिकली खत्म हो गया है, क्योंकि नेपाली लोग यहीं से सामान ले जाते थे, जिससे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ऑटो वाले, ढाबे वाले, इन सब पे हिट हुआ है। इसके अलावा बालेन शाह की सरकार में भारतीय व्हीकल्स के लिए भी नए रूल लगाए गए। एंट्री पे अब रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। साल में सिर्फ 30 दिन आप नेपाल में रह सकते हो। डेली एंट्री चार्जेस लगाए जाएंगे और पेपर वर्क में अगर कुछ भी सही नहीं दिखा तो व्हीकल तक सीज कर लिया जाएगा। देखो, नेपाल को अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाने और उनको एनफोर्स करने का पूरा हक है, वो एक सॉवरेन कंट्री है। लेकिन सवाल यह है कि जो रूल इतने दशकों तक एनफोर्स नहीं किए गए क्योंकि ओपन बॉर्डर है और सब कुछ सही चल रहा है, उसको इस तरह से एनफोर्स करना एक सोची समझी एंटी इंडिया मूव दिखाई देती है। खुद आरएसपी के मेंबर राजीव झा कहते हैं कि जो 63 इंडियन रुपीस की लिमिट है, जो नेपाल में 100 रुपीस हो जाते हैं, वो एक्सट्रीमली लो और इम्प्रैक्टिकल है। एक नया लीडर जब सत्ता में आता है तो बड़े बड़े स्टेप्स लेता है। कुछ स्टेप सही होते हैं, कुछ सिर्फ वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए होते हैं और कुछ एक आइडियोलॉजी की वजह से लिए होते हैं। और ये वाला डिसीजन क्लियरली आइडियोलॉजिकल लगता है और उसके पीछे बालेन शाह की हिस्टोरिकल एंटी इंडिया आइडियोलॉजी दिखाई देती है। और जैसे एक एक्शन का रिएक्शन होता है, वैसे ही नेपाल में जब ये स्टेप लिया गया तो भारत ने रिटेलिएट करते हुए भारत नेपाल बॉर्डर के पास जितने भी पेट्रोल पंप थे, उन्होंने नेपाली व्हीकल्स को फ्यूल देना बंद कर दिया। अब ये कोई ऑफिशियल भारतीय गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर नेपाल के कस्टम क्रैकडाउन का ये क्लियर रिएक्शन निकल के आ रहा था। और यहां पर एक बात समझना जरूरी है, नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो अपना पूरा फ्यूल भारत से इंपोर्ट करता है। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस सब कुछ यहीं से जाता है। मतलब अगर ये टेंशन एस्केलेट होती है तो नेपाल के आम लोग सबसे ज्यादा सफर करेंगे। 2015 में जब भारत नेपाल बॉर्डर पे प्रोलॉन्ग क्राइसिस आई थी, तब नेपाल में स्कूल बंद हो गए थे, फैक्ट्रीज रुक गई थी और लोग कुकिंग के लिए चारकोल पे वापस चले गए थे। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस मुद्दे पे पब्लिक स्टेटमेंट दिया और कहा है कि डायलॉग अभी हम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन दिखता है, लेकिन जब तक कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकलता, बॉर्डर के दोनों तरफ रह रहे आम लोगों को सफर करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम नेपाल में रह रहे लोगों को होने वाली है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच में एक मेजर इशू ये है जमीन को लेकर, और ये डिस्प्यूट अभी नेपाल की तरफ से दोबारा उठाया जा रहा है, जब इस वीक नेपाल ने बोला कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को ब्लॉक किया जाएगा क्योंकि ये नेपाली टेरिटरी लिपुलेख में आता है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा वाला जो 3 जंक्शन का एरिया है, इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में कॉलोनियल टाइम से झगड़ा चलता है। हुआ यह था कि 1816 में नेपाल किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको सुगौली ट्रीटी कहा जाता है। उस ट्रीटी में बोला गया था कि नेपाल का जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो काली नदी होगी। अब कंफ्यूजन यही है कि काली नदी का सोर्स एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट होता है, और इस पे दोनों देश अग्री नहीं करते। नेपाल बोलता है कि पुराने मैप्स के अकॉर्डिंग नदी का असली सोर्स हिमालय के ऊपर लिम्पियाधुरा से निकलता है। अगर ये मान लिया जाए तो काला पानी और लिपू लेक पास वाला जो पूरा एरिया है वो नेपाल में चला जाएगा। लेकिन भारत ये कहता है कि काली नदी का एक्चुअल सोर्स छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जो काला पानी के पास है। मतलब भारत के हिसाब से जो 35 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया जिसको लेके पूरा विवाद हो रहा है, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोनों साइड के पास ब्रिटिश एरा के अलग अलग मैप्स है, इसलिए दोनों देशों में इस पर कभी अग्रीमेंट बनती नहीं है और दोनों अलग अलग मैप निकाल के इस एरिया को अपने अपने हिस्से में दिखाते हैं। अब नेपाल वाले वापस इस बात को उठाते हुए दिख रहे हैं, जिसके बेसिस पे कैलाश मानसरोवर यात्रा को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं, और भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरली इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा अगर रही बात नेपाल के अंदर रह रहे सरकार के इंपैक्ट की, तो वहां पर भी सब कुछ हंकी डोरी नहीं है। पीआर कैंपेन से आगे जाके अगर आप झांकते हो तो वहां पर भी बहुत कुछ है जिस पे बहुत कम बात हो रही है। जो बालेन शाह प्रोटेस्ट से
निकली गवर्नमेंट के पीएम है, उसके फर्स्ट 100 पॉइंट एजेंडा में पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन कॉलेज कैंपसेस में बैन करने का प्लान है। अब सरकार पुलिस को कैंपसेस में भेज के स्टूडेंट यूनियंस के ऑफिस और बैनर्स को हटवा रही है। 14 स्टूडेंट यूनियंस ने ज्वाइंटली इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नेपाल स्टूडेंट यूनियन के पास सुप्रीम कोर्ट का रिकॉग्निशन है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमने बालेन शाह जैसे लीडर्स के लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करी और अब हमें ही यहां पर बैन करने की बात बहुत हिपोक्रिटिकल दिखाई देती है। इसके अलावा इस नई गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर थे सूडान गुरुंग, जो कि एक डीजे भी हैं। ये होम मिनिस्टर बने थे ये बोल के कि मैं करप्ट लोगों के घर से एक एक पैसे निकलवा लूंगा। होम मिनिस्टर थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ 26 दिन बाद इन्हें करप्शन के चार्जेस की वजह से रिजाइन करना पड़ गया। इनके ऊपर एक बिजनेसमैन की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को लेकर एलिगेशंस लग रहे हैं। इन कंपनीज के चेयरमैन दीपक भट्टा पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं और एक फोटो सामने आई जिसमें उन्हें गुरुंग के एनजीओ की इवेंट में डोनर के तौर पे ऑनर किया जा रहा था। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर निशा मेहता पर भी फेवरेटिज्म का आरोप लग रहा है। उन्होंने लेबर मिनिस्टर की पत्नी को हेल्थ इंश्योरेंस बोर्ड में दोबारा अपॉइंट किया था, जबकि उसे 11 मीटिंग स्किप करने की वजह से पहले सस्पेंड किया गया था। इसके बाद बालेन शाह को लेबर मिनिस्टर को कैबिनेट से हटाना पड़ गया। तो सरकार बनने के इतने कम टाइम के अंदर 2 मिनिस्टर हटाने पड़ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब बालेन शाह की सरकार अभी सिर्फ 1-2 महीने पुरानी और इतने कम टाइम में कोई फाइनल जजमेंट पास करना सही बात नहीं होगी। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी एक प्रोटेस्ट से निकली पार्टी थी और पार्टी बनने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व एक एक इंसान को सिर्फ डिसअपॉइंट कराए। जैसे बालेन शाह ने पीएम बनते ही जेनजी की कैंपस पॉलिटिक्स पे बैन लगा दिया, एक के बाद एक एंटी इंडिया स्टेप्स लिए और जिस तरह से एक एक करके इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को कुछ ही दिनों में अलग अलग एलिगेशन में हटाना पड़ रहा है, मुझे काफी डेजावू जैसी फीलिंग आ रही है। इंस्टाग्राम की पीआर कैंपेन में नेपाल की सरकार को चमत्कारी दिखाया जा रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इनका असली चेहरा सबको पता होना कितना जरूरी है। एक भारतीय पर्सपेक्टिव से इस सरकार को देखना कितना जरूरी है। बाकी तो टाइम ये बताएगा कि जेनजी प्रोटेस्ट से निकली नेपाल की नई सरकार नेपाल के लिए कितना वर्थ इट साबित होने वाली है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।